हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं डायनामिक्स के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और इवन तो क्या, हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी उसके अंदर काफ़ी वीक और ब्लंडर्स मार रहे होते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो मैंने जो है वो एक ही मुझे प्रॉब्लम पता चली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों को जो है वो लर्न कर रहे होते हैं। और उनको ना इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से कोई कंसर्न होता है, ना ही वो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि दे आर जस्ट लर्निंग दी थ्योरीज एंड वांट टू गेन मार्क्स। द माइंडसेट इज सेट अप फॉर गेनिंग मार्क्स, नॉट गेनिंग नॉलेज। तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि मार्क्स डजेंट मैटर, लेकिन हमेशा आपकी नॉलेज आपके साथ हमेशा काम आएगी। और जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ग्राफ बनाना भी नहीं आता, इवन तो के जो है वो 9 मैट्रिक में चॉइस में छोड़ते हुए आए होते हैं, इंटरमीडिएट में चॉइस में छोड़ते हुए आए होते हैं, फिर जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो अब आपको जो है वो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नॉन इंजीनियर आप लोगों के लिए लाया एक मास्टर क्लास वीडियो, जिसको देखने के बाद ना सिर्फ आप ग्राफ अच्छे से बना सकते हैं, बल्कि आप जो है वो अब इतनी अच्छी इमेजिनेशंस कर सकते हैं जिससे आप बगैर आंसर देखे भी अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, तो इस लेक्चर को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी जो है वो लॉजिक बिल्डिंग हो सके। तो ये देखिए, मैं काइनेटिक मोशन के अंदर इरेटिक मोशन आ जाता है सबसे पहले तो। और जो है मैं काइनेटिक मोशन के अंदर इरेटिक मोशन की जो टाइप मैं बताना चाह रहा था, वो ये थी कि ग्राफिक प्रोवाइड्स अ गुड वे टू हैंडल कॉम्प्लेक्स मोशंस दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब विद फॉर्मूलाज। अब क्या होता है, इरेटिक मोशन क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर इरेगुलर या इनकंसिस्टेंट मोशन होता है। लेट सपोज मैं जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गया हूँ, तो मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊंगा। लेकिन अगर वहीं पे मेरी वेलोसिटी में डिस्टॉर्शन है, यानी पहले मैं 5 मीटर से गया, फिर मैं 10 मीटर, फिर मैं इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, तो दिस इज द इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ माई मोशन। तो इस इरेगुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम मदद लेते हैं ग्राफ्स की, क्योंकि इरेगुलर स्ट्रक्चर को आप स्टडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके थ्योरी से नहीं कर सकते। आपको ज़रूरी है कि आपको इसके अंदर ग्राफिक्स आनी चाहिए। ग्राफ्स ऑल्सो प्रोवाइड अ विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ये मोशन की जो है वो डिस्क्रिप्शन भी हमें बता देता है कि मतलब मोशन किस तरह हो रहा है, एंड द रीइंफोर्स द कैलकुलस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो दुनिया की सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। डेट्स वाई मैं बोल रहा था कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको आना ज़रूरी है। स्लोप ऑफ द कर्व जो होता है हमारे पास, जो कर्व का स्लोप आता है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व इज यूज्ड इन डायनामिक्स। तो जो दो चीज़ें डायनामिक्स के अंदर यूज हो रही हैं, पहली क्या, स्लोप, और दूसरा क्या, इंटीग्रेशन, जिससे हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे होते हैं। तो ये इसका जो है वो हमारे पास ओवरव्यू था थोड़ा सा। तो ये देखें आप, जो है वो हमेशा इसकी देख सकते हैं। इफ अ ग्राफ रिलेटिंग टू एनी टू ऑफ द वेरिएबल्स एस वी ए टी कैन बी ड्रॉन, दिस कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट सब्सिक्वेंट ग्राफ्स रिलेटिंग एनी अदर टू वेरिएबल्स। तो अगर ग्राफ रिलेटिंग टू एनी टू वेरिएबल्स है, यानी एस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है वो ग्राफ बना सकते हैं अगर आपको ये चार चीज़ों में से कोई भी एक फंक्शन गिवन है। तो आगे चलती है। प्लॉट ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम कैन बी यूज टू फाइंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। अब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं, तो आप उस का ग्राफ का जो स्लोप आएगा, उस ग्राफ के अंदर जो राइज ओवर रन वाली कंडीशन आएगी, स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ये तो जो है वो हर कोई जो है वो इसको पता ही होता है। ये स्लोप वाला फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और बाकी ये होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, जो हम प्रोफेशनल यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं पोजीशन और टाइम ग्राफ को शो करता हूँ, तो इसका जो ये जो कर्व है, ये जो कर्व आया है हमारे पास, दिस इज शोइंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कर्व बता रहा होता है। तो आइए जल्दी से आगे चलते हैं। हमारे पास और भी कर्व्स हैं जो हमें बता रहे होते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। तो ये देखें, डी एस ओवर डी टी, मैंने पहले भी बताया था भाई, वेलोसिटी का वो डिस्टेंस का डेरिवेटिव लोगे, डिस्टेंस में चेंज मालूम करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी में चेंज मालूम करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ हमें क्या देने वाला है, वेलोसिटी देने वाला है। अच्छा, अब आपके ध्यान में आता होगा माइंड के अंदर कि भाई सर, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ हमें क्या देगा, यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, तो वो हमें देगा एक्सेलरेशन।
ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पोजीशन कर्व एट एनी पॉइंट इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। अब जो ये जो स्लोप है ना टेंजेंट का, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्किल या कर्व को एक दफा टच करता हुआ निकल जाए और फिर कभी भी टच ना करे। ठीक है। तो वो पोजीशन कर्व एट एनी पॉइंट इज वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो हमारे पास वेलोसिटी होगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई इसकी। अच्छा जी, अब देखें और आगे चलते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। इसके अंदर मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप लोगों के लिए ही फायदा है। उसके बाद देखें, देयरफॉर द वीटी ग्राफ कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय फाइंडिंग द स्लोप एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द एसटी ग्राफ। क्या कहा? एसटी ग्राफ के वेरियस पॉइंट्स को आप फाइंड करके वीटी ग्राफ खुद बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वीटी ग्राफ गिवन ही हो। तो कैसे बना सकते हैं? रुको बेटा, सबर करो, बताता हूँ किस तरह बना सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? बोला हाथ रखो थोड़ा। ये देखो, अब वीटी ग्राफ आ गया। वीटी ग्राफ है प्लॉट्स ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैन बी यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने आपको पहले ही बताया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमें क्या देने वाले हैं भाई? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व देने वाला है। तो डीवी ओवर डी किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ओवर टाइम किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के। और जो स्लोप होगा वीटी ग्राफ का वो हमें देगी एक्सेलरेशन। सो आई होप कि ये आपको जो है वो पॉइंट क्लियर होगा, ये वाला भी। तो इसके अंदर जो है वो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा है तो आपको ये अच्छा समझने में बहुत आसानी होगी, और जिसने नहीं देखा तो वो पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को व्यू करे फिर इधर आए। अच्छा, देयरफॉर द एटी ग्राफ कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय फाइंडिंग द स्लोप एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द वीटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट किस तरह हो सकता है? अगर हम वेरियस पॉइंट्स अलोंग द वीटी ग्राफ फाइंड कर रहे हो तो हम जो है वो एटी ग्राफ बना सकते हैं। यानी हम जो है वो वेरियस पॉइंट्स, ये एक पॉइंट हो गया, लेट सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम वीटी एस टी एटी ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर? तो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप बना सकते हैं। ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी। अच्छा जी, अब मैंने एक और बात आप लोगों को बताई थी। क्या बताया था? कि भाई अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो हम डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो हम फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन हमें अगर एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी की तरफ आना है फिर क्या करेंगे? ये बात भी मैंने अपनी वीडियो फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताई थी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा? सांप याद आ रहे हैं? सांप आस्तीन के सांप नहीं, इंटीग्रेशन वाले सांप जो इंटर में पढ़ के आए हो। तो उन सांपों को हम इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन से आएंगे वेलोसिटी के अंदर, और फिर उस वेलोसिटी से आएंगे डिस्टेंस के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो जो डिस्टेंस है वो वीटी का ग्राफ है। कौन सा वाला? इंटीग्रल ग्राफ। तो हम ये जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बन गया? एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। आई होप के क्लियर होगा। Differentiation reduces the polynomial of degree n to that degree of n minus 1. So if s minus t graph is parabolic, a second degree curve, then vt graph will be sloping line, a first degree curve. अब differentiable reduces a polynomial of degree। ये polynomial of degree को reduce कर देगा, ठीक है, n minus 1 तक ले जाएगा। So if s minus t graph is parabolic, a second degree curve, then vt graph will be sloping line of first degree curve, and the at graph will be a constant or a horizontal line। लेकिन जो at ग्राफ होगा वो क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स? वो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ ही नहीं रहा, वो कांस्टेंट से मूव कर रहा है। जीरो डिग्री कर्व भी कहा जाता है। तो आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बनाई हैं, इनको ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। अब देखें, एडी ग्राफ हमें दिया हुआ है डेल्टा डेल्टा वी इक्वल टू ए डी टी। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। आपको मैं पहले भी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। और इसकी गिवन द एटी कर्व, द चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड इज द एरिया अंडर द एटी कर्व। तो जो चेंज है वेलोसिटी के अंदर किसी टाइम के अंदर, वो क्या है? चेंज है किसके अंदर? एटी कर्व के अंदर। So we can construct the VT graph from an AT graph if we know the initial velocity of the particle। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पता हो तो हम जो है वो वीटी ग्राफ से वीटी ग्राफ बना सकते हैं, एटी ग्राफ अगर हमें गिवन हो तो। उसके बाद हम मूव फर्दर करते हैं। तो ये देखें, नोट अलजेब्रिक एडिशन ऑफ द एरिया इंक्रीमेंट ऑफ एटी ग्राफ इज नेसेसरी। अलजेब्रिक एडिशन होनी चाहिए। अलजेब्रिक एडिशन क्या होती है भाई?
प्लस माइनस, ठीक है, प्लस 30 माइनस 40, तो प्लस माइनस ये सब आपको अलजेब्रा में मिलेगा। Area lying above t-axis correspond to an increase in v position area, whereas those lying below the axis indicate the decrease in v। अगर अगर वो चीजें ग्राफ के y एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से पर होंगी, यानी पॉजिटिव साइड पर होंगी, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी भाई? पॉजिटिव होगी, यानी ओके होगी। लेकिन अगर उसी का वाइस वर्सन है, तो हमारे पास एक्सिस के बिलो लाइंग कर रही होगी, यानी बिलो दी एक्सिस लाई करेगी, तो उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव एरिया आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब आती है भाई बारी ए एस ग्राफ की। अब मोर कॉम्प्लेक्स केसेस रिप्रेजेंटेड बाय द ए एस ग्राफ, रिकॉल ए डी एस इक्वल टू वी डी वी। अच्छा, इसकी मैंने आपको जो है वो फॉर्मूला जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि क्या करता हूँ मैं, डी टी को कंपेयर करके ए डी एस इक्वल टू वी डी वी कर देता हूँ। अब अगर मुझे ए एस ग्राफ चाहिए, ना मुझे वी टी चाहिए, ना मुझे एस टी चाहिए, ना मुझे ए टी चाहिए। ए टी वी टी एस टी की कहानी खत्म हो गई। अब उसने बोला मुझे ए एस ग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को वेलोसिटी वाली से कंपेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो ए डी एस इक्वल टू वी डी वी बन जाएगा। द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन कर्व रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया एक्स अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। यानी एक्सेलरेशन और पोजीशन जब दोनों का ग्राफ बनेगा एक उसके ऊपर, तो जो जो शो करेगा वो स्लोप, वो क्या शो करेगा? चेंज इन वेलोसिटी शो करेगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देखते रहिए। ये ए एस ग्राफ, अभी वी एस ग्राफ भी आएगा। तो अब अगर हम इसकी फाइनल वो देखें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का बनता है। एरिया अंडर द ए एस ग्राफ, ए डी एस, और ये एस टू अपॉन एस वन, हाफ वी वन स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। उसके बाद है दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर वी वन, अलाउइंग यू टू सॉल्व फॉर द वेलोसिटी एट अ पॉइंट बाय डूइंग दिस रिपीटेडली। आप क्या कर सकते हो भाई? इसको v1 के लिए सॉल्व कर सकते हो बाय डूइंग दिस रिपीटेडली। दोबारा दोबारा वी क्रिएट अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हम इसको देखते हुए वी एस ग्राफ बना लेंगे, यानी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी इज नोन। लेकिन उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही बन सकता है। VS graph, conversely, if the VS graph is known, the acceleration at any position s can be determined by using। अगर हमें ए VS ग्राफ पता है, तो हम एक्सेलरेशन किस तरह निकाल सकते हैं? ए डी एस इक्वल टू वी डी वी। ए डी एस इक्वल टू वी डी वी, ये फॉर्मूला भाई याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये हर जगह यूज होगा, और न्यूमेरिकल में यूज होगा ये। अभी से बोल रहा हूँ, पीजे लिख देता हूँ उस पर, यानी पी जाओ, जो मेरा एक कीवर्ड है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद रीडिंग द वेलोसिटी v एट अ पॉइंट ऑन द कर्व एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय द स्लोप ऑफ द कर्व dv ओवर ds एट दिस सेम पॉइंट वी कैन ऑब्टेन द एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। क्या कह रहा है वो? अगर वेलोसिटी उस कर्व के ऊपर अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके ही चेंज से, उसके ही चेंज से नहीं, सॉरी, वेलोसिटी और डिस्टेंस के चेंज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा। The acceleration equal to velocity times slope of vs curve, टाइम vs curve का स्लोप निकालना। thus we can obtain a plot of acceleration vs versus distance from the vs graph। तो हम जो है वो एक्सेलरेशन का ग्राफ बना लेंगे, vs डिस्टेंस का ग्राफ बना लेंगे, किससे? vs कर्व से, जो हमें vs ग्राफ गिवन होगा। तो अभी अगर आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट भी लग रहा है, तो कोई मसला नहीं, अभी आगे जो है मैं बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल आ गई। अब जल्दी से भाई कमर बांध लो, और बस अब शुरू हो जाओ। गिवन है हमें वीटी ग्राफ गिवन है फॉर अ ट्रेन मूविंग बिटवीन टू स्टेशन। दो स्टेशन के बिटवीन जो है वो ट्रेन घूम रही है, वीटी ग्राफ गिवन है। फाइंड एटी ग्राफ एंड एस टी ग्राफ ओवर दिस टाइम। अच्छा, अब यहाँ देखो, हमें ए एस या वी एस ग्राफ फाइंड करने का नहीं बोला है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल बोला है। लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, तो आई होप कि अभी मैं आपको समझाऊं तो आप लोग उसके बाद गलती नहीं करोगे। अच्छा, वीटी ग्राफ मुझे निकालना है। अब पहले मैं मुझे फाइंड करना है एटी ग्राफ और नेस्टी ग्राफ। अब पहले अपने दिमाग में जो है लॉजिक बिल्डिंग बनाओगे, तुम सॉल्व किस तरह करोगे, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तुम्हारे पास। तुमने सवाल देखा, अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसा अंधाधुंध शुरू नहीं हो जाना भाई पेपर के अंदर, ठीक है? एटी ग्राफ, अब तुम बोलो सर ने बताया था एटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ गिवन हो तो उसका हम डेरिवेटिव लेके
एटी ग्राफ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका जो स्लोप होगा वो हमें एटी ग्राफ रिप्रेजेंट, जो वीटी ग्राफ का स्लोप होगा वो एटी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। और सर ने ये भी कहा था कि अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में आना और वेलोसिटी से दोबारा डिस्टेंस में आना हो तो हम क्या यूज करते हैं, सांप यूज करते हैं। आस्तीन वाले सांप नहीं, इंटीग्रेशन वाले सांप बच्चों। तो एस टी ग्राफ के लिए क्या होगा, मैं वी टी ग्राफ से को इंटीग्रेट करके एस टी ग्राफ में आ सकता हूँ। अब देखो तुम्हारे पास एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरह सॉल्व करना है। सो अब तुम डाइव कर सकते हो इसके न्यूमेरिकल के अंदर, डायरेक्ट पेन नहीं उठाने लग जाना, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तुम्हें ग्राफ गिवन है 30 पे 90 पे, ये देखो यहाँ से ये इस तरफ चलना शुरू हो रहा है, यानी वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज होना शुरू हो रही है, 40 तक इंक्रीज हुई, ठीक है। 40 तक इंक्रीज हुई, फिर एक फ्लैट लाइन देखने को मिलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन कब आती है, जब जीरो एक्सेलरेशन हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पर, तो बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी है, और फिर 90 के ऊपर आकर फिर नीचे आना शुरू हो गई, नीचे आते आते जीरो हो गई। अब जरा रिवाइंड करें अपने 1 मिनट और सोचें क्या हुआ है। मैं बताता हूँ, देखें वेलोसिटी पहले शुरू में बॉडी मूव करना शुरू हुई, जीरो से इंक्रीज होते 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 40 पे आ गई, ठीक है, 40 पे आ गई। फिर हमने ऑब्जर्व किया ग्राफ के अंदर कि मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या इंडिकेट कर रही थी कि एक्सेलरेशन इज जीरो। वाई जीरो? बिकॉज body is moving with constant velocity until in the time interval between 30 to 90, and after 90 the velocity starts to decrease and comes to zero at 120। यानी पहले शुरू में इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर दोबारा डिक्रीज होते होते 120 पे आके जीरो हो गई। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब आप देखें एटी ग्राफ आप कितने आसानी से बना सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपने जो है वो आपको गिवन जो था, थिंक अबाउट योर प्लान ऑफ अटैक फॉर द प्रॉब्लम, वही बात बोली मैंने जो इसके अंदर लिखी हुई है। तो अब फॉर द फर्स्ट 30 सेकंड द स्लोप इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू, जो फर्स्ट 30 सेकंड उसमें स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना भाई। तो जीरो से 30 तक कैसे जाओगे, 40 गिवन है वाई पे, यानी डीवी ओवर डी टी है ना। तो 40 डिवाइड बाय टाइम कितना है 30, तो 40/30 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। एंड व्हाट अबाउट द ग्राफ, ग्राफ किस तरह होगा वो भी बता देता हूँ भाई, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे ए 30 से 90 में क्या है भाई, ए जो है वो जीरो है, टू जीरो है। मैंने पहले ही बताया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, निश्चित खत्म, ठीक है। तो और 30 से 90 से 120 क्या हो रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन भाई नेगेटिव में आनी चाहिए। तो अब देखो आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी होती जा रही है कि आप खुद से सोच रहे हो कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव में आएगी। तो आप इससे ये भी फाइंड कर सकते हो कि आपको सवाल सही सॉल्व कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब इसको अगर हम प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, तो ए जो है वो मेरा वाई एक्सिस पे आएगा और टी जो है एक्स एक्सिस पे आएगा। अच्छा सर, टी ही क्यों एक्स एक्सिस पे आया, ए क्यों नहीं आया? तो बेटा उसका भी जवाब देता हूँ। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आते हैं। टाइम इज इंडिपेंडेंट, कोई भी चीज रुक जाए, डिस्टेंस कम हो जाए, टाइम कभी नहीं रुकेगा। अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो टाइम चल रहा है, टाइम डजेंट स्टॉप्स एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, हालांकि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड है। जितना टाइम ज़्यादा होगा विद एक्सेलरेशन के हम डेटा एनालिसिस करेंगे ज़्यादा, जितना टाइम कम होगा उसके अंदर हम एक्सेलरेशन की एनालिसिस करेंगे कम। तो डेट्स बाय टी जो है वो एक्स एक्सिस पर आता है। तो आइए ज़रा अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो 4/3 जो है वो मुझे जीरो से 30 सेकंड में दिया हुआ था, तो जीरो टाइम से 30 तक मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा 4/3 की, ठीक है। उसके बाद क्या था, 30 से 90 पे जीरो थी, एक्सेलरेशन क्या थी, जीरो थी, यानी ड्रॉप होकर डायरेक्ट आप जीरो पे डाल देंगे इसको। ये देखें, ये नीचे एक लाइन बना दी ग्राफ की। उसके बाद क्या था, 90 से 120 क्या थी आपके पास, माइनस का 4/3 थी, माइनस का 4/3 थी। तो आप यहाँ से 90 तक पहले तो स्ट्रेट ही जाएंगे क्योंकि जीरो है ना आप अभी। और 90 से नेगेटिव का 4/3 लाई करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी नीचे वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसका जो ड्रॉप होगा वो यहाँ होगा, और फिर ये यूं चला जाएगा। तो आई होप कि ये वाला सवाल आप लोगों को क्लियर होगा। ये मैंने इसलिए ही समझाया था। अब आपकी देखें कितनी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो भाई अगर आप वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपकी नीड जो है वो पूरी होगी, अदरवाइज आप हमेशा की तरह स्ट्रगल करते रहोगे। डेट्स माय पॉइंट।
उसके बाद देखें, अब मैं और भी एक सवाल लेके आया हूँ, कोई मसले की बात नहीं। अब एस टी ग्राफ की बारी है। एस टी ग्राफ के जो है ना, वो उसने बोला है कि भाई एस टी ग्राफ किस तरह बना लोगे। अब एस टी ग्राफ है आप लोगों का होमवर्क, वो आप किस तरह करते हो। यानी वी टी ग्राफ के लिए क्या किया था हमने, डेरिवेटिव लिया था एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए। अब वी टी ग्राफ से हमें आना है एस टी ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे, वी टी ग्राफ का लेंगे इंटीग्रल, और इंटीग्रल लेके ये फाइंड करेंगे कि एस टी ग्राफ क्या होता है। उसके बाद है ग्रुप सॉल्विंग प्रॉब्लम। आप देखें ग्रुप सॉल्विंग प्रॉब्लम क्या है, द वी टी ग्राफ शोन द ए टी ग्राफ एवरेज स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर द 30 सेकंड। एटी ग्राफ निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल फॉर दी 30 सेकंड इंटरवल, 30 सेकंड इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना है। तो एवरेज स्पीड का जो है मैं बता चुका था आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आई होप के इधर मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको देखें हम किस तरह टैकल कर सकते हैं। हम जो है वो एटी ग्राफ चाहिए, और हमें दिया हुआ कौन सा है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे वी ओवर टी का, डी वी ओवर डी टी कर देंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, फिर हम उसके मुताबिक ग्राफ बना देंगे। तो पहले हमें इक्वेशन जो दी हुई थी 0.24 टी आई, ठीक है, डेरिवेटिव लेके 0 से 10 तक, ये देखें ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ। इसके अंदर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे ये कहाँ से आ रही है सर। वी इक्वल टू 0.12 टी स्क्वायर दिया हुआ था, इसको जब हमने 0 से 10 के दरमियान डिफरेंशिएट किया है तो 0.24 टी आ गया। इसी तरह 10 से 30 तक हमें एक और इक्वेशन दी थी 0.3 टी प्लस 9, तो इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आया 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इससे अंदर इससे भी अगर आप जो है ना एक और एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे तो देखो टाइम है ही नहीं, यहाँ पे टाइम एज अ फंक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो यहाँ हो गई कांस्टेंट। लेकिन जो 0 से 10 वाला टाइम है उसके अंदर 0.24 टी है, यानी टू इच टाइम इंटरवल से एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। जितना टाइम पुट करेंगे उससे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। 10 टाइम्स पुट करेंगे तो 0.24 हो जाएगा, 2.4, 100 पुट करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 से 10 के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, 0 से 10 के अंदर एक्सेलरेशन होगी इंक्रीज, इंक्रीज होगी। और फिर 10 से 30 के अंदर क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, खत्म निश्ता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ इसी तरह बना है या इसके अंदर कोई और कार्रवाई हुई है। मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। तो देखें कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये देखें बिल्कुल सेम उसी तरह बने जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यानी 0 से 10 तक इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर दोबारा 10 से 30, 10 से 30 यहाँ नीचे डिक्रीज होते हैं, और 10 से 30 आ गया। समझ गए आप लोग। तो देखें कितने आसान सवाल हैं ये, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, और थोड़ा सा आपको रियल इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग करनी होगी तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए इसका भी जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल सेम उसी की तरह क्या करेंगे, वीटी ग्राफ का क्या ले लोगे, आप इंटीग्रल ले लोगे, ठीक है, कि वी का इंटीग्रल लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी डी टी आ गया, ठीक है। और वी आपको 0.12 गिवन था, और 0.12 टी क्यूब इक्वल टू 40 मीटर आ गया, ठीक है। ये जो है वो 10 कहाँ पुट किया हमने, 10 वहां पुट किया है जहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए था, 0 से 10 तक का इंटरवल का मुझे डिस्टेंस चाहिए था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, वो 10 पुट किया सॉरी। तो यहाँ से आपको 0 से 10 का मिल गया। अब आप निकालोगे कहाँ से, 10 से 30 तक, 10 से 30 तक किस तरह निकालोगे, वी डी टी, यहाँ पे आपने इक्वेशन ली 0.3 टी प्लस 9, और इसका जब आपने इंटीग्रल लिया तो यह है 0.3 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 9 टी। तो टी की जगह आप क्या पुट करोगे, 30 पुट करोगे। पहले आपने टी की जगह पुट किया था 10, अब टी की जगह पुट करोगे 30, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो आपके पास 10 से 30 की जो डिस्टेंस है वो आ गया 300 मीटर। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो आप आगे चल सकते हैं। अब 0 से 30 तक यानी टोटल, ये तो 0 से 10 तक था 440, अब 10 से 30 तक था 300। भाई मुझे टोटल बताओ ना कि मैं शुरू से कितना चलाऊं। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 30 तक कंबाइन कर दूंगा, 40 × 30 प्लस करके 340 मेरे पास आ जाएगा। आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये थी जो है वो आपके पास, आप अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो फिर आप बड़े ही फायदे में हो। अच्छा, आप एवरेज स्पीड किस तरह निकालोगे, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, मैंने कल ही फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 340, और डिवाइड बाय कौन से वाले टाइम से करेंगे,
जो फाइनल पॉइंट पे टाइम है उससे करेंगे। हमेशा एवरेज के लिए याद रखें, फाइनल पॉइंट से करेंगे। कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि 10 से मैं डिवाइड कर दूं या 0 से कर दूं। 0 से तो खैर वैसे आप कभी करेंगे नहीं क्योंकि वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि 10 से डिवाइड कर दें, तो पूरा आपका बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपने एवरेज स्पीड निकालना भी सीख ली, ग्राफ बनाना भी सीख लिए। उसके बाद ये देखें, हाँ, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव अलोंग a straight track with an acceleration s1, determine the time t for the car to reach a speed of 50 meter per second and construct the vt graph that describe the motion until time t। अब क्या हुआ भाई, एक अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक के अंदर हमें एक्सेलरेशन की बिना, कार स्टार्टिंग फ्रॉम अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक विद एन एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द टाइम टी फॉर द कार टू रीच अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। हमें टाइम निकालना है, कौन सा टाइम, जब कार जो है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर रीच कर जाए। और फिर हमने वीटी ग्राफ भी बनाना है, ये अभी हमें एटी ग्राफ दिया हुआ है, हमने वीटी ग्राफ भी बनाना है। उसके बाद है डेट डिस्क्राइब द मोशन अंटिल द टाइम टी, जो डिस्क्राइब करेगा मोशन टाइम टी तक। ठीक है। तो T1 गिवन है, वी है 50 मीटर पर सेकंड है, A1 हमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करनी है, टाइम फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करूंगा, आपको फॉर्मूलाज जो है वो मैंने बताए हुए हैं, तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसको फाइंड कर सकते हैं। 0 से 10 तक क्या करोगे, इंटरवल बना लोगे, इसके अंदर A = 8/10T हो जाएगा। 8/10T कहाँ से आया सर, 8 का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो होती है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो जो है वो हमारे पास पहले तो 10 था। ठीक है, टाइम, उसको हमने जो है वो टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 8/10T। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी जो अपनाई है, y = mx + c। अच्छा, ये जो ये वाली लाइन होती है ना, ये हमेशा ग्राफ के अंदर ही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, और इसको हम निकालते हैं y = mx + c से। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो है वो इक्वेशन किससे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो y = mx + c इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, तो ये हमेशा ये वाली इक्वेशन यूज होगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास dv = a dt हमने लगा दिया, ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं। तो अगर हमें v चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। dv = और 8/10, 0 से t तक और 0 से v तक। तो देखिए dv की जगह हमने क्या किया, 8/10t कर दिया। dv यानी चेंज इन टाइम। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस करनी है। तो आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। वी फाइंड करना है, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 8/20t² यानी 8/10t का इंटीग्रल आप ले लोगे तो फिर 8t² / 20। अच्छा, मैं डेरिवेट वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इतनी बेसिक से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग सब पढ़ के आए हो, और क्योंकि वीडियो की जो है मैं लेंथ का भी ख्याल रखना होता है ताकि मेरे प्यारे प्यारे जो है वो दोस्त बोर ना हो सकें। इसलिए जो है मैं इसका मद्देनजर रखते हुए, मेरे पाँवों में हथकड़ियाँ हैं कि मैं इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव से आऊँ। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मुझसे सीखे, यानी मुझसे सीखना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, अब बिलीव में, अगर आप मुझसे पढ़ लेते हैं ना तो फिर आपको दुनिया की सारी चीज़ें बोरिंग लगेंगी, सिर्फ और सिर्फ मैथ के दो चैप्टर इंटरेस्टिंग होंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो स्टे ट्यून्ड, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो है वो अननोन इंजीनियर रेडी है आप लोगों को गाइड करने के लिए। अच्छा जी, अब देखें t = 10 सेकंड। अभी तो 0 से 10 तक हमने बात करी, अब 10 सेकंड के अंदर क्या करेंगे, t की जगह 10 पुट कर देंगे, सिंपल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, t अगर 10 से बड़ा है फिर क्या करेंगे, a = 8 हो जाएगा। और वी आई जो होगी वो 40 मीटर पर सेकंड ही होगी। वी एफ 50 मीटर पर सेकंड है। तो आप वी एफ - वी आई = 8 ही निकल कर सकते हैं, यहाँ से टी निकल आएगा। टी की वैल्यू आ गई 1.25 सेकेंड। ओके, सो टोटल टाइम क्या होगा, जो शुरू से हमने लिया है वो 10 + 10, हमें T1 गिवन था, और प्लस 1.25, तो 11.25 सेकेंड्स आ गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस तरह बनेगा मैंने पहले ही बताया था, ये देखें, इसको एनालाइज करना सीखें। ये यहाँ से यूं जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, फिर स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई। और अभी हमें अब मालूम करना है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ के लिए क्या करोगे, ये भी शुरू से जो इंक्रीज होना शुरू होगा, फिर एक मोमेंट पे आके जीरो हो जाएगा। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इस चीज़ का। अब ये वाला जो है वो सवाल, ये बिल्कुल सेम सवाल है, वही वाला, 0 से t 30 सेकंड तक का आपको टाइम निकालना है, जो है वो 0.40 स्क्वायर गिवन है।
तो आप v का क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, a के लिए भी और एक और दफ़ा डिफरेंशिएट कर दोगे। 30 to 40 से हमें जो है वो यही करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एस माइनस 360 इक्वल टू, यहाँ पे हमने जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दिया। ठीक है, तो एस इक्वल टू 24t - 30 प्लस 360। ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग देख सकते हैं। फिर हमने 24 का जब डेरिवेटिव लिया है तो वो ज़ीरो हो गया एक्सेलरेशन के मुताबिक। तो और ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया वीटी ग्राफ, और इसी तरह एटी ग्राफ भी आ गया। तो आई होप कि ये वाली चीज़ भी आपके लिए क्लियर होगी। उसके बाद ये वाला सवाल है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमें गिवन है ए डी एस इक्वल टू वी डी वी वी एस ग्राफ चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया एस ए डी एस इक्वल टू वी डी वी यूज होता है। ठीक है, आप यहाँ से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हो। इसी तरह आप जो है वो ए इक्वल टू 200 से 400 के दरमियान जो आपका टाइम इंटरवल था, उसके अंदर भी आप वीडियो बना सकते हो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर करके। तो उसके बाद आपका ये वी एस ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लेक्चर हमका हमारा एंड हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर इंजॉयबल होगा। और अब आप जो मैंने शुरू में वीडियो में कहा था कि आपकी इमेजिनेशन पावर, और सिर्फ और ना कि आप ग्राफ सॉल्व करेंगे, बल्कि आप इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी हो जाएगी, उससे सवाल देख के आप अपना ग्राफ खुद बना सकते हैं। तो आई आपके साथ साथ ही मैंने आपके इंस्ट्रक्शन से मैंने ग्राफ बनाए। तो यानी आप लोग अब बिल्कुल प्रो बन चुके हैं डायनामिक्स की ग्राफ वाली वीडियोस के अंदर। और ये मेरी उम्मीद है कि अब आपको सर कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन दे तो आपके उसके अंदर कोई ना कोई ब्लंडर नहीं मारेंगे। तो अब तक के लिए अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ नया और डिफ़िकल्टी जो लेवल है बच्चों का वो रिलीज करने के लिए एक नया कंटेंट के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अननोन इंजीनियर, थैंक यू।